पीएम मोदी के खिलाफ सीरिया जैसा हिंसक तख्ता पलट भारत में भी होना चाहिए। संजय राउत जब वे चुनावी तौर पर नहीं हरा पाते तो हिंसा का सहारा लेते और इस तरह के घटिया बयान देने पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी नहीं बोल सकते। संजय राउत को देखकर बार बार एक कहावत याद आती है, मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। इस आदमी ने बाल साहेब के विरासत को मिट्टी में मिला दिया, बाला साहेब के बेटे को सड़क पर ला दिया। अब तक ये आदमी बेशर्मी से भारत को बांग्लादेश बना रहा था, अब कह रहा है कि भारत में भी सीरिया जैसा होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने कहा कि सीरिया जैसी बगावत भारत में भी हो सकती है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक इंटरव्यू में कहा, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जनता कब तक चुप बैठेगी? जनता की सहनशीलता का अंत कभी न कभी हो जाएगा। जैसे सीरिया में राष्ट्रपति को लोगों ने भगाया, वैसे क्रांति भारत में कभी भी हो सकती है। भारत की तुलना सीरिया से करने पर बीजेपी नेता राउत पर निशाना साध रहे हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, सीरिया में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष को खत्म करने और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की कोशिशें हो रही हैं। विश्व में इस प्रकार के हालात कभी भी हो सकते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। सीरिया में दशकों तक शासन करने वाले बशर अल असद ने अपनी सरकार के तख्ता पलट के बाद रूस में राजनीतिक शरण ली है। बगावत के चलते असद को पिछले हफ्ते देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे पहले संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि राज्यसभा के सभापति सदन नहीं चलाते हैं, वे सर्कस चला रहे हैं। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये संसद को बचाने की लड़ाई है। संजय राउत के सीरिया का नाम ले विवादित टिप्पणी देने पर भाजपा नेता राम कदम की नाराजगी जताई है। उन्होंने उनके बयान को भड़काऊ बताया है। राउत ने बुधवार को कहा था कि सीरिया जैसी क्रांति भारत में भी होनी चाहिए। राम कदम ने कहा, उन्हें शांति से बोलना चाहिए, लेकिन उनकी मंशा यही है कि शांतिपूर्ण भारत में दंगे हो, यही वे चाहते हैं और इसी कारण से वे भड़काऊ बयान देते रहते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। लेकिन यूबीटी के नेता ध्यान से सुन लें, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शांति और सद्भाव कायम होगा। वहीं असम सरकार द्वारा एनआरसी अनिवार्य करने के मामले पर भाजपा नेता ने कहा कि सरकार द्वारा यह एक ऐसी पहल है जिससे हमारे मूल भारतीयों को न्याय मिलेगा। यही पहल सरकार ने की है, आगे सभी सरकारों को यह करना होगा। राहुल गांधी द्वारा बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात पर भाजपा नेता ने कहा है कि इन दिनों राहुल गांधी को सुर्खियों में बने रहने की आदत हो गई है। देश जानता है कि उनके बयान कितने निराधार हैं और तार्किक होते हैं। कई बार उनकी बचकानी सोच जनता के सामने आ जाती है और उनके बयान तर्कहीन होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्लाह ने अपनी आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स में कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने 1998 में सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि उस वक्त पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच सीधा संवाद टूट गया था। 10 जनपद से सीधे संवाद कट गया था क्योंकि वहां काम कर रहे जूनियर अधिकारी सिर्फ क्लर्क और अन्य स्टाफ थे जो असल पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे। नजमा हेपतुल्लाह बीजेपी में शामिल होने से पहले 2004 तक कांग्रेस पार्टी के साथ थी। हेपतुल्लाह 1980 में राज्यसभा सदस्य बनी और 17 साल तक उच्च सदन की उप सभापति रही। अपनी आत्मकथा में कई घटनाओं का खुलासा किया जो उनके और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच बढ़ते अविश्वास को दर्शाती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह भी बताया है कि 2004 में बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी में उनके लिए वातावरण बदल चुका था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा, हमारे बीच संवाद की गुणवत्ता में कमी थी और यह भी नहीं पता था कि हमारे नेता के इन ग्रुप या आउट ग्रुप में कौन लोग हैं या हम उनके दृष्टिकोण का समर्थन कैसे कर सकते हैं। इससे पार्टी में गिरावट शुरू हुई। नजमा हेपतुल्लाह ने 1999 की एक घटना का जिक्र किया जब वे बर्लिन से सोनिया गांधी को फोन कर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष बनने की खबर देना चाहती थी, लेकिन गांधी के एक स्टाफ ने पहले कहा मैम बिजी हैं और फिर कृपया लाइन पर बने रहें। उन्होंने बताया कि उन्हें 1 घंटे तक इंतजार कराया गया, लेकिन सोनिया गांधी कभी भी फोन पर उनसे बात करने नहीं आई। पूर्व राज्यसभा सांसद ने अपनी किताब में लिखा, हर देश, संस्कृति और परिवार के पास ऐसे खास क्षण होते हैं जो सामान्य जीवन की धारा से ऊपर होते हैं। यह मेरे लिए एक ऐसा क्षण था जिसने मुझे हमेशा के लिए
अस्वीकृति का एहसास दिलाया। हालांकि यह अस्वीकृति बाद में सही साबित हुई। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने अपनी आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइंस में 1999 की एक और घटना का भी जिक्र किया है, जब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी में हाशिए पर महसूस कर रहे थे। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद भी गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हुए। नजमा हेपतुल्ला पार्टी में बन रही, लेकिन सोनिया ने सुझाव देना शुरू कर दिया कि वे अंततः पार्टी छोड़ देंगी और शरद पवार के साथ मिल जाएंगी। हेपतुल्ला ने इसे अजीब बताते हुए कहा, यह सोनिया का विचार अजीब था। वे बहुत कम लोगों पर भरोसा करती थी और मुझे लगता था कि वे मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। हेपतुल्ला ने सोनिया गांधी की कांग्रेस की तुलना उनकी सास इंदिरा गांधी के दौर से की। हेपतुल्ला ने सोनिया पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हम गहरे अविश्वास से कहीं बढ़कर काम कर रहे हैं। हम सोनिया गांधी से कटे हुए थे और उनसे संवाद नहीं कर सकते थे। यह पहले की कांग्रेस संस्कृति से एक तीखा और गंभीर बदलाव था। इंदिरा गांधी हमेशा खुले दिल से काम करती थी। वे आम सदस्यों के लिए सुलभ थी। वे हर सुबह देश भर से आने वाले हर आगंतुक का गर्मजोशी से स्वागत करती थी। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा, मैं इंदिरा गांधी से कभी भी संपर्क कर सकती थी और अपने तरीके से उन्हें जमीनी स्तर पर चीजों के बारे में जानकारी दे सकती थी। मैंने कभी उनकी कड़ी आलोचना नहीं की, बल्कि केवल उन चीजों की ओर इशारा किया जो मैंने जमीनी स्तर पर अनुभव किया। समान नागरिक संहिता को लेकर बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ आईएनडीआई गठबंधन महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा के 48 सांसदों ने अब तक महाभियोग प्रस्ताव को नोटिस पर साइन कर दिए हैं। बाकी 12 सांसदों के आज शुक्रवार को हस्ताक्षर करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही महाभियोग के लिए संसद में नोटिस दिया जाएगा। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने नोटिस का समर्थन करने की बात कही है। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी हैं। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के अन्य सांसदों के साथ जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर के बाद प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया तो उसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। दरअसल भारत में न्यायाधीशों को हटाने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जो कि काफी जटिल भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके कार्यों से संबंधित है। इसमें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। यही वो अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाता है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला एक नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस स्वीकार भी होना चाहिए। नोटिस दोनों सदनों में स्वीकार होने के बाद 3 सदस्य एक जांच समिति गठित की जाती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और चेयरमैन या स्पीकर की सहमति से चुने गए एक न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह समिति न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करती है और संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। रिपोर्ट के आधार पर संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव पर बहस होती है। इस दौरान जज को भी संसद में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक होता है। विशेष बहुमत का मतलब है कि प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना चाहिए और इसके साथ ही प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 होनी चाहिए।
बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। इस तरह जज की सेवा समाप्त हो जाती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए जज पर दुर्व्यवहार, अक्षमता, पद की गरिमा की अवहेलना, पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि जैसे गंभीर आरोप होने चाहिए। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा, यही कानून है। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि मैं हाईकोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहा हूं। दरअसल कानून की बहुमत के हिसाब से काम करता है। इस दौरान जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए कहा, देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं। उन्होंने कठमुल्लों को देश के लिए घातक बताया। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को एक साथ दिल्ली आना था, लेकिन बुधवार दोपहर को देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ही रवाना हुए। दोनों नेताओं ने दिल्ली आकर कई लोगों से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मीटिंग हुई। आज तो अजीत पवार से भी अलग से अमित शाह मिल रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में ही हैं और वह दिल्ली नहीं आए, यहाँ तक कि अपने ठाणे स्थित घर पर ही रहे। ऐसे में कयास तेज है कि एकनाथ शिंदे क्या फिर से नाराज हैं और विरोध दर्ज कराने के लिए ही वे दिल्ली नहीं गए। इस बीच अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस की लंबी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि वहां बैठे बैठे ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन किया और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर बात हुई। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को एकनाथ शिंदे के आवास पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे से बात कराई थी। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय भले ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें पीडब्ल्यूडी और राजस्व मंत्रालय से देकर खुश करने की कोशिश की जा रही है। यही ऑफर अमित शाह के पास बैठे देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर दिया। फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि एकनाथ शिंदे का रुख क्या है, लेकिन उनके रुख से साफ है कि वे सहज नहीं है। बुधवार को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक साथ ही गए और दोनों के बीच अच्छी जुगलबंदी भी दिख रही है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की असहजता की एक वजह यही है कि अजीत पवार फायदे में है। उन्हें लगता है कि शिवसेना को अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा मंत्री मिलने चाहिए। अब तक की जानकारी के अनुसार भाजपा अपने पास 20 से 22 विभाग रखना चाहती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी को 10-10 मंत्रालय देने को तैयार है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि हमारे पास कम से कम 12 विभाग होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं और भाजपा के पुराने साथी हैं। इस रस्साकशी के बीच अजीत पवार सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहे हैं। वे एकनाथ शिंदे सरकार में बीच में आकर शामिल हुए थे और अब भाजपा के काफी करीब हो गए हैं। बता दें कि फडणवीस ने भी पिछले दिनों कहा था कि अजीत पवार व्यवहारिक हैं, जबकि एकनाथ शिंदे भावुक हैं। दोनों ही नेताओं के साथ काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अजीत पवार का कहना है कि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। भाजपा कोटे से 20 मंत्री बनेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को बराबर मंत्री पद मिलेंगे। महायुति में पहले सीएम पोस्ट को लेकर तकरार दिखी। यह खींचतान भाजपा और शिवसेना के बीच थी। फडणवीस के दिल्ली दौरे और अजीत पवार की शरद पवार और अमित शाह से मुलाकात के बीच शिंदे के करीबी संजय सिरसाट ने तमाम पत्ते खोले हैं। संजय सिरसाट ने बुधवार को कहा कि भविष्य में अजीत पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं। यह बात उन्होंने तब कही जब उनसे अजीत पवार के मिलने पहुंचने पर सवाल पूछा गया। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने गुरुवार को दावा किया कि भविष्य में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार एक हो सकते हैं। सिरसाट ने आईएनएस से कहा, देश के बड़े और कदावर नेता शरद पवार का आज जन्मदिन है। अजीत दादा उनके भतीजे हैं और उन्हें ठीक लगा, इसलिए वे दिल्ली जाकर शरद पवार से मिले। राजनीति अलग और रिश्ते अलग चीजें होती हैं।